हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित गोयल आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम के सब्जेक्ट कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 15 एरेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला पॉइंट है नीड ऑफ एरे। हम एरे का यूज क्यों करें, तो उसमें देखें तो लेट अस अंडरस्टैंड यूज ऑफ एन एरे विथ एन एग्जांपल। तो हमें एरे का यूज क्यों करना चाहिए उसका हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे। तो एग्जाम्पल है कि टू हैंडल मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, if we write a C program in the following manner, the program becomes too large, containing a very large amount of data and cumbersome to read. अगर हमें किसी 60 स्टूडेंट्स के पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स हमें वहां पे हैंडल करने हैं, यानी कि उसके बारे में कुछ प्रोग्राम बनाना है, तो नीचे जो सिंटेक्स दिए गए उसके मुताबिक अगर हमें प्रोग्राम बनाना हो तो वो प्रोग्राम बड़ा बनेगा और उसके अंदर डेटा भी काफी सारे यूज होंगे और उसको रीड करना भी यहाँ पे कैसा हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमें अगर 60 स्टूडेंट्स के हम वहाँ पे मार्क एंटर कराने हो तो हमें वहाँ पे कम से कम इतनी लाइन तो लिखनी ही पड़ेगी कि प्रिंट एफ एंटर मार्क ऑफ स्टूडेंट वन, फिर स्कैन एफ करके परसेंटेज डी कॉमा एंड परसेंटेज मार्क वन। इतनी दो लाइन एक स्टूडेंट के लिए हुआ। फिर प्रिंट एफ स्लैश एंड एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट टू एंड स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा करके एंड परसेंटेज मार्क टू। ये दो लाइन हमने दूसरे स्टूडेंट्स के लिए लिखा। ऐसे ही करके हर एक ये दो दो लाइन मुझे 60 स्टूडेंट्स के लिए लिखनी पड़ेगी, यानी कि सिर्फ मार्क को एंटर करने के लिए ही मेरे पास 120 लाइंस का प्रोग्राम हो जाएगा। तो thus we have to repeat a similar type of statement till 60 student and declare a different variables। तो हमें बाकी के स्टूडेंट्स के भी मार्क्स को एंटर कराने के लिए वहां पे प्रोग्राम में लेने के लिए वहां पे मुझे बाकी का 58 स्टूडेंट्स की भी लाइंस ऐसे ही लिखनी पड़ेगी और उसके लिए भी मुझे 58 वेरिएबल्स और डिक्लेयर करने पड़ेंगे, जैसे कि मार्क वन, मार्क टू, मार्क थ्री, मार्क फोर, मार्क फाइव करके। इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन दिस मैनर इट इज एडवाइजेबल टू मेक यूज ऑफ एन एरे। तो हमें इसी हिसाब से दिखने की वजह हमने ऐसा किया कि हम वहां पे हम एरे का यूज करें। एरे का यूज करना इट्स अ इजी थिंग टू क्रिएट अ प्रोग्राम। तो देखिए कि एरे का यूज कैसे करना है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि एरे। तो an array is a data structure which consists of group of variables having same property। तो array क्या है? तो array एक वेरिएबल का ग्रुप है कि सारे वेरिएबल्स का वहां पे एक सेम प्रॉपर्टी है। ओके, तो सो एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि एरे एक हमारा डेटा स्ट्रक्चर है कि जिसके अंदर काफी सारे वेरिएबल्स वहां पे है उस स्ट्रक्चर के अंदर, और जितने भी वेरिएबल्स है सारे वेरिएबल्स की वहां पे डेटा टाइप यानी कि प्रॉपर्टी क्या होगी, वहां पे सेम होगी। For above example, instead of declaring different variables, we may declare one array variable such as a mark और स्क्वायर ब्रैकेट में 60। तो हमने जो अभी आगे देखा तो उसके अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट 60 वेरिएबल्स डिक्लेयर करे, उससे अच्छा है कि हम यहाँ पे मार्क 60 करके एक एरे वेरिएबल ही हम यहाँ पे डिक्लेयर कर दे। तो इन कंप्यूटर मेमोरी एरे ऑफ मार्क 60 विल लुक लाइक एज फॉलो। तो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जो हम ये 60 स्टूडेंट्स का जो एरे हम बना रहे हैं, तो कंप्यूटर की मेमोरी में कुछ इस तरह से वहां पे सेव होगा, यानी कि कुछ इस तरह से दिखेगा कि मार्क 60, और जो आपको फर्स्ट लाइन जो दिख रही है वहां पे मार्क्स जीरो, फिर मार्क्स वन, मार्क्स टू, अप टू मार्क 59 तक। और जो मार्क्स जीरो है वो मेरा पहला एलिमेंट यानी कि मेरे पहले स्टूडेंट्स का मार्क रहेगा। फिर मार्क वन जो लिखा है वो मेरा सेकंड एलिमेंट यानी कि सेकंड स्टूडेंट्स का मार्क रहेगा। ऐसा करके मार्क्स 59 तक जाएंगे, वो मेरा 60 स्टूडेंट्स यानी कि लास्ट वाले स्टूडेंट्स का मेरा वहां पे वो मार्क रहेगा, यानी कि मेरा लास्ट एलिमेंट कहलाएगा। पॉइंट्स टू कंसीडर व्हाइल यूजिंग एन एरे। जब हम एरे क्रिएट कर रहे हो तब हमें कौन कौन से पॉइंट याद रखना है। तो उसमें है सबसे पहला कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट हैविंग द सेम डेटा टाइप। अभी हमने आगे देखा था कि एरे क्या है कि सेम डेटा टाइप का वहां पे सारे काफी सारे एलिमेंट्स का वहां पे कलेक्शन होगा। इट इज अ फिक्स साइज सिक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे हम जितनों का एरे बना रहे हैं, यानी कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने कोई एक नंबर लिखा हुआ होगा, वो उस एरे की वहां पे फिक्स साइज होगी। और सिक्वेंशियल यानी कि एक ही साथ में वो सारे एलिमेंट वहां पे क्या होंगे, सिक्वेंशियल लाइन टू लाइन वहां पे वो स्टोर होंगे। एन एरे एलिमेंट ऑक्यूपाइज द कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। और कंप्यूटर की मेमोरी में भी ये सारे एलिमेंट्स वहां पे कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन वहां पे वो अलोकेट होगा, यानी कि एक साथ एक ही लाइन में सारे एलिमेंट्स वहां पे वो वन बाय वन स्टोर हो जाएंगे। द एलिमेंट ऑफ एन एरे इज एक्सेस बाय एन इंडेक्स नंबर।
और ये जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट को हम एक्सेस इंडेक्स नंबर से कर सकते हैं। द इंडेक्स नंबर कंटेंट विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट्स इज ऑल्सो नोन एज अ सबस्क्रिप्ट। तो जो हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर लेंगे जिसको हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो उसको हम यहाँ पे सबस्क्रिप्ट के नाम से जानेंगे। A subscript number must be an integer or an integer expression। तो यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट है वो सबस्क्रिप्ट यहाँ पे वो मस्ट बी इंटीजर नंबर यानी कि वो कोई ना कोई एक इंटीजर नंबर होगा या फिर यहाँ पे कोई इंटीजर एक्सप्रेशन हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज कि द सबस्क्रिप्ट नंबर स्टार्ट विथ 0। तो यहाँ पे जो भी सबस्क्रिप्ट नंबर होगा वो ऑलवेज स्टार्ट होगा 0 से, यानी कि एरे एलिमेंट का काउंट डाउन हमें वहां से 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 अप टू जहां तक अपना एरे जाता है वहां तक। द एरे इन अ सी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। तो हम सी लैंग्वेज के अंदर एरे को दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज वन और सिंगल डायमेंशन एरे एंड द सेकंड वन इज मल्टी डायमेंशनल एरे। तो चलो इन दोनों कैटेगरीज के बारे में हम डिटेल में देखें। तो सबसे पहला है यहाँ पे वन या सिंगल डायमेंशनल एरे। तो उसके बारे में देखें तो द सिंगल डायमेंशनल एरे हैव वन रो और वन कॉलम। तो यहाँ पे जो भी सिंगल डायमेंशन एरे हम क्रिएट करेंगे वो इधर एक रो के अंदर दिखेगा या फिर एक कॉलम के अंदर हमें दिखेगा। द सिंटेक्स ऑफ सिंगल डायमेंशनल एरे इज एज फॉलो। सिंगल डायमेंशनल की सिंटेक्स के बारे में हम देखें तो सिंटेक्स है डेटा टाइप स्पेस एरे नेम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज। यानी कि आप यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप ले सकते हो, कोई भी एरे का नाम ले सकते हो जो वैलिड है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई ना कोई एक इंटीजर नंबर आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। सिंटेक्स को एक्सप्लेन करें तो उसमें सबसे पहला कि द डेटा टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ एलिमेंट दैट एन एरे स्टोर्स। तो हमें एरे के अंदर किस टाइप के एलिमेंट को स्टोर करना है उसी हिसाब से हमें यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन करनी पड़ेगी। दैट इज हमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करानी है, फ्लोट वैल्यू स्टोर करनी है, कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करनी है एक्सेट्रा। तो उसी के मुताबिक हम डेटा टाइप वहां पे लेंगे। It can be any valid C language data type such as integer, float, double, char, etc। तो यहाँ पे डेटा टाइप के अंदर जो C लैंग्वेज में वैलिड सारी डेटा टाइप है उसमें से आप कोई भी ले सकते हो, जैसे कि इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, कैरेक्टर है। फिर सेकंड है कि array name indicates the name given to an array variable by the programmer। तो जो यहाँ सिंटेक्स में मिडल में array name लिखा गया है वो क्या है, क्योंकि प्रोग्रामर थ्रू जो नाम वहां पे मेंशन किया गया होगा वो उसका array name हो जाएगा। The array name should be in a context with what is being stored in an array in a program। तो जो हम यहाँ पे array name दे रहे हैं तो एरे नेम वहां पे एक वैलिड होना चाहिए, यानी कि हम प्रोग्राम के अंदर किस टाइप का हम एरे यूज कर रहे हैं या फिर किस पर्पज से हम वहां पे एरे बना रहे हैं तो उसी पर्पज से हमें वहां पे एरे क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि हमने वहां पे फर्स्ट एग्जांपल में देखा था कि हम स्टूडेंट्स के मार्क वहां पे एंटर कर रहे थे तो हमने वहां पे एरे क्रिएट करा था कि इंटीजर मार्क्स और ब्रैकेट के अंदर 60। तो वो एक वैलिड नाम हुआ कि हम स्टूडेंट्स के मार्क एंटर करा रहे हैं तो एरे का नाम हमने रख दिया था वहां पे मार्क्स। तो उसी तरह से आपको यहाँ पे जिस हिसाब से वहां पे आप एरे बना रहे हो, जिसके लिए आप एरे बना रहे हो उसी के हिसाब से आप वहां पे अपना एरे नाम लिखो तो वो एक अच्छा रहेगा। And the third point is the size indicates the number of elements that an array can be stored। तो यहाँ पे साइज का मतलब क्या कि आप पर्टिकुलर एरे के अंदर कितने एलिमेंट स्टोर कराना चाहते हो वो आप यहाँ पे साइज के अंदर बता सकते हो। एग्जाम्पल ले तो इंटीजर मार्क्स और स्क्वायर ब्रैकेट में 60 लिखा हुआ है। तो हियर मार्क्स इज एन एरे वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर एंड स्टोर 60 वैल्यू इनटू इट। तो यहाँ पे जो हमारा मार्क्स नाम का एरे है जिसकी डेटा टाइप है यहाँ पे इंटीजर और उसके अंदर हम 60 वैल्यू वहां पे स्टोर कर सकते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे इज एक्सेस बाय एन इंडेक्स नंबर और सबस्क्रिप्ट, फॉर एग्जाम्पल मार्क्स 0, मार्क्स 1 एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट को हमने आगे भी देखा था कि उसको एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर या फिर सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। जैसे कि हमने देखा कि मार्क्स 0 है, मार्क्स 1 करके हम वैसे हम उसको इंडेक्स नंबर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। Valid subscript for mark is from 0 to 59 in which mark 0 refers to the first element of an array and marks 59 refers to the last element of an array। तो यहाँ पे वैलिड सबस्क्रिप्ट मार्क्स के लिए क्या होगा, तो 0 से लेकर 59 तक, यानी कि मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 3 अप टू मार्क्स 59 तक हमारा इंडेक्स नंबर जाएगा। जिसके अंदर जो मार्क्स 0 है वो हमारे फर्स्ट एलिमेंट को वो रिफर करेगा और जो मार्क्स 59 है
वो हमारे एरे के लास्ट एलिमेंट को वो रिफर करेगा। क्योंकि हम यहाँ से 0 से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो जितना नंबर का हम एरे बना रहे हैं उससे एक कम हमारी इंडेक्स नंबर आएगी, क्योंकि हम स्टार्टिंग 0 से कर रहे हैं और वहां पे नंबरिंग 1 2 3 4 से स्टार्ट होगी। यानी कि हम 60 का एरे बना रहे हैं, तो अगर हम नंबर 0 से स्टार्ट करें तो 0 1 2 3 4 5 अप टू 59 तक जाएंगे, तो हमारे 60 एलिमेंट वहां पे कंसिडर हो जाएंगे। तो ये पॉइंट याद रखना है कि ऑलवेज जो भी इंडेक्स नंबर आएगी वो इंडेक्स नंबर कोई भी एरे का स्टार्टिंग होगा 0 से। यानी कि आप जितनी साइज का एरे बना रहे हो उससे एक कम साइज का आपका लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स नंबर आनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि असाइनिंग वैल्यूज टू अ सिंगल डायमेंशनल एरे। तो हम यहाँ पे सिंगल डायमेंशनल एरे के अंदर किस हिसाब से वैल्यू को असाइन कर सके उसके बारे में देखें। तो इन अ सी सिंगल डायमेंशनल एरे कैन बी असाइन वैल्यूज इन टू डिफरेंट वे। तो हम यहाँ पे सी लैंग्वेज के अंदर सिंगल डायमेंशनल एरे में दो तरीके से वैल्यू को असाइन करा सकते हैं। सबसे पहला है कंपाइल टाइम एरे इनिशियलाइजेशन एंड द सेकंड वन इज रन टाइम एरे इनिशियलाइजेशन। तो चलो इन दोनों के बारे में डिटेल में देखें। तो सबसे पहला है कंपाइल टाइम एरे इनिशियलाइजेशन। तो कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे मींस असाइन अ वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। यानी कि कंपाइल टाइम में क्या होगा कि जब हम यहाँ पे प्रोग्राम बना रहे हैं, एरे क्रिएट कर रहे हैं, तो उसी टाइम हम वहां पे क्या करेंगे, एरे की वैल्यू दे देंगे। द सिंटेक्स फॉर कंपाइल टाइम एरे इनिशियलाइजेशन इज एज फॉलो। तो कंपाइल टाइम जो भी हम एरे को वैल्यू दे रहे हैं उसके बारे में सिंटेक्स है यहाँ पे कि डेटा टाइप एरे नेम ब्रैकेट के अंदर साइज इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 अप टू वैल्यू n। तो here value 1 value 2 up to value n provides the initial value for the element of an array and each value is separated using a comma। तो यहाँ पे जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू n जो लिखा हुआ है वो क्या है, एरे की इनिशियल वैल्यू है जो हमने वहां पे एरे एलिमेंट के रूप में लिखा हुआ है। और हर एक वैल्यू को हम यहाँ पे कॉमा के साथ क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। कुछ एग्जांपल देखें कि हम किस तरह से हम कंपाइल टाइम एरे इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि इंटीजर मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 5 इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में हमने वैल्यू असाइन करा दी 60 कॉमा 65 कॉमा 70 कॉमा 75 कॉमा 80। तो हमने यहाँ पे 5 की साइज का एरे बनाया था, तो हमने यहाँ पे 5 वैल्यू वहां पे एंटर करा दी। So this statement will declare an array variable marks that can have 5 elements with the value side mark 0 is equal to 60, mark 1 is equal to 65, mark 2 is equal to 70, mark 3 is equal to 75 and mark 4 is equal to 80। तो यहाँ पे जो हमने एरे क्रिएट कर रहे हैं उस एरे के अंदर हमें 5 एलिमेंट रखने थे, जिसको हम यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू के रूप में एक्सेस करना चाहे तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि मार्क्स 0 की इंडेक्स वैल्यू पे हमें मिलेगा 60 की वैल्यू, मार्क्स 1 की इंडेक्स वैल्यू पे हमें मिलेगा 65 की वैल्यू, मार्क 2 की इंडेक्स वैल्यू पे मिलेगा हमें 70, मार्क्स 3 की इंडेक्स वैल्यू पे मिलेगा 75 एंड मार्क्स 4 की इंडेक्स वैल्यू में मिलेगा 80। तो हमने आगे भी देखा था कि आप जितनी की साइज का एरे बना रहे हो उससे एक साइज की इंडेक्स वैल्यू आपके पास आनी चाहिए। और आप यहाँ पे स्टार्टिंग 0 से कर रहे हो तो गिन लो टोटल 5 एलिमेंट्स थे, तो 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पे आपकी इंडेक्स वैल्यू टोटल आ जाती है और पांचों की इंडेक्स वैल्यू के मुताबिक वहां पे पांचों की पांचों वैल्यू आप वहां पे देख सकते हो। फिर सेकंड पॉइंट इज इंटीजर मार्क्स और स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्टी रखा हुआ है इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में लिखा 60 65 70 75 80। एग्जांपल वही है, बस हमने यहाँ पे साइज सिर्फ मेंशन नहीं की। तो इट इज ऑप्शनल टू मेंशन अ साइज ऑफ एन एरे। तो यहाँ पे एरे की साइज जो है वो मेंशन करना ऑप्शनल चीज है। इफ वी डोंट स्पेसिफाई द साइज द कंपाइलर विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द साइज बाय काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज रिटन इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट। अगर हम वहां पे एरे की साइज मेंशन नहीं कर रहे तो कंपाइलर अपने आप जो भी हमने कर्ली ब्रैकेट में वैल्यू एंटर की होगी वो वैल्यू को गिन लेगा और उसके मुताबिक एरे की साइज वो खुद ही वहां पे डिसाइड कर लेगा। Here an array variable marks id declare and contains 5 elements whose value are initialized with the values given in the curly bracket। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि मार्क्स का यहाँ पे हमने कुछ डिक्लेयर नहीं किया एरे की साइज, मगर हमने यहाँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 एलिमेंट लिखे हुए हैं, जिससे पता चलता है कि हमारे एरे की साइज कितनी होगी, 5 की होगी। और जो अभी हमने आगे फर्स्ट पॉइंट में देखा था उसी के मुताबिक हम इंडेक्स वैल्यू के थ्रू हर एक वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट इज इंटीजर मार्क्स और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है साइज उसकी के 5 बताया।
इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में हम तीन ही वैल्यू एंटर कर रहे हैं 60, 65, 70। तो क्या होगा, तो वो देखे कि here this statement will declare an array variable marks that can store 5 elements and values will be assigned as mark 0 is equal to 60, mark 1 is equal to 65 and mark 2 is equal to 70। तो ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है वो ये बताता है कि मार्क्स नाम का हम एक एरे बना रहे हैं जिसके अंदर हम 5 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं और इन 5 एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे मार्क 0 के लिए 60, मार्क 1 में 65 एंड मार्क 2 के अंदर हमें 70 की वैल्यू मिलेगी। As the list of value are less than the size of an array, the remaining two array element marks 3 is equal to 0 and marks 4 will be initialized to the value 0। जैसे कि हमने देखा था कि हमने एरे की साइज का वहां पे 5 की साइज का हम एरे बना रहे हैं, मगर हमारे एरे एलिमेंट में हमने सिर्फ 3 ही लिखे हुए हैं। तो जो बाकी की 2 बचे जगह वहां पे वो मार्क्स 3 के अंदर बाय डिफॉल्ट 0 एंड मार्क्स 4 के अंदर भी इनिशियलाइज वैल्यू में वो 0 कंसीडर कर लेगा जब भी हम वहां पे उसको कॉल कराएंगे तब। फोर्थ वन इज कि तो सी लैंग्वेज डज नॉट प्रोवाइड द स्ट्रिंग एज अ इनबिल्ट डेटा टाइप। तो सी लैंग्वेज के अंदर एरे में हम यहाँ पे स्ट्रिंग नाम की डेटा टाइप का यूज डायरेक्टली नहीं कर सकते। कैरेक्टर एरे रिप्रेजेंट दी स्ट्रिंग, तो अगर हमें वहां पे स्ट्रिंग का यूज करना हो तो हम वहां पे एज अ कैरेक्टर का ही यूज कर सकते हैं। तो कैरेक्टर डेटा टाइप के थ्रू हम वहां पे स्ट्रिंग मेंशन करा सकते हैं। Strings in a C language always terminate by the special character /0 and hence the last value of character array must be /0। तो हमें पता है कि C लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग को एंड करने के लिए यानी कि स्ट्रिंग खत्म हो जाती है वो बताने के लिए हम यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर है जो /0 बताता है, उसके थ्रू हमें पता चलता है कि यहाँ पे स्ट्रिंग का एंड हुआ है। इसलिए जब भी हम यहाँ पे एरे क्रिएट करेंगे तब एरे की लास्ट वैल्यू के अंदर हम यहाँ पे कंपलसरी /0 लास्ट में रखेंगे ताकि पता चले कि यहाँ पे वो कैरेक्टर एरे खत्म हुआ है। इफ null character is not used as the last value of character array, we may get garbage character with the values of character array। अगर हमने वहां पे लास्ट एलिमेंट के अंदर हमने नल कैरेक्टर नहीं रखा है तो वहां पे हमें गार्बेज वैल्यू मिल जाएगी और हमने कैरेक्टर एरे के अंदर हम वहां पे कोई भी गार्बेज वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। जिसका एग्जांपल हमें बताया कि हमें कैसे डिनोट करना है। तो कैर स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम और ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा हुआ है 6 यानी कि 6 की साइज का एरे क्रिएट करना है। तो इज इक्वल टू करके आप देखोगे कि स्टूडेंट्स का नाम लिखा हुआ है पूर्व और हमने यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर उसके सारे कैरेक्टर्स लिखे हैं यानी कि सिंगल कोट में P कॉमा सिंगल कोट में U कॉमा सिंगल कोट में R करके अप टू A और लास्ट में देखो अपना स्टूडेंट्स का नाम खत्म हुआ तो लास्ट में हमने सिंगल कोट के अंदर /0 भी लिखा हुआ है। So this statement declares a character array variable student underscore name that can store 6 elements। 6 एलिमेंट कैसे, तो आपने यहाँ पे देखा कि जो हमने स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम नाम का जो एरे क्रिएट किया हुआ है उसके अंदर हमने उसकी साइज वहां पे 6 रखी हुई है यानी कि हम 6 एलिमेंट स्टोर करेंगे। 6 एलिमेंट कैसे, तो क्या 5 कैरेक्टर्स ऑफ वर्ड पूर्व यानी कि हम जो भी पूर्व लिख रहे हैं उसका यहाँ पे 5 कैरेक्टर्स एंड द वन एलिमेंट इज यूज्ड फॉर द नल कैरेक्टर /0 और एक कैरेक्टर हम यहाँ पे गिन रहे हैं /0 का यानी कि 5 कैरेक्टर प्लस 1 एक नल कैरेक्टर तो टोटल मिलाकर हो जाएंगे यहाँ पे 6 एलिमेंट। फिर नेक्स्ट फिफ्थ वन है कैर स्टेट इज इक्वल टू हर एक में गुजरात लिखा हुआ है यानी कि सिंगल कोट के अंदर वर्ड आएगा गुजरात और लास्ट में हमने लिखा हुआ है /0। So this statement declares the character array variable state and initialize with 8 element as total 8 values are given to 8। तो आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने कैरेक्टर जो भी एरे बनाया है उसका कैरेक्टर एरे का नाम मैंने यहाँ पे दिया हुआ है स्टेट। एज पर हमने यहाँ पे उसकी साइज ऑक्यूपाई नहीं की मगर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ पे टोटल 8 कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं 7 गुजरात के और 8th वन इज /0। तो यहाँ पे ऐसा समझेंगे कि हमने 8 साइज का हमने यहाँ पे एरे क्रिएट किया हुआ है। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज 6 कैरेक्टर स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 6 यानी कि 6 के साइज का हम एरे बना रहे हैं और हमने डबल कोट के अंदर लिख दिया यहाँ पे पूर्व। तो कैरेक्टर एरे कैन ऑल्सो बी इनिशियलाइज्ड बाय एनक्लोजिंग द वैल्यूज विद इन अ डबल कोट्स। इन दिस केस there is no need to end the array with a null character। तो आप यहाँ पे जो भी कैरेक्टर एरे बना रहे हो वो कैरेक्टर एरे में जो भी आप वैल्यू इंसर्ट कराओगे वो वैल्यू को आप यहाँ पे डबल कोट के अंदर भी इनिशियलाइज कर सकते हो मगर जब भी आप यहाँ पे डबल कोट का यूज करो
तब आपको एंड के अंदर नल कैरेक्टर लिखने की जरूरत नहीं होती। जब भी आप यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर कैरेक्टर इंसर्ट कराओगे तभी वहां पे नल कैरेक्टर इंसर्ट करना कंपलसरी रहेगा। मगर जब भी आप डबल कोट के अंदर कोई भी कैरेक्टर्स आप लिख रहे हो तब आपको वहां पे नल कैरेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। फिर वन डायमेंशनल एरे में हमने सेकंड पॉइंट देखा था कि रन टाइम एरे इनिशियलाइजेशन, रन टाइम में हम किसको कैसे वैल्यू दे सके। तो उसके बारे में देखिए, तो when the values of an array are given by the users at the time of execution of the program, it is called runtime initialization of an array। तो हम यहाँ पे देखें कि जब भी कोई यूजर्स प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन में ले रहा है तब हम उसको जो भी एरे बनाया है उस एरे को हम वहां पे वैल्यू दे एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, तब हम कहेंगे कि हमने यहाँ पे एरे को रन टाइम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। द सिंटेक्स फॉर रन टाइम इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे वेरिएबल इज एज फॉलो। तो स्कैन है डबल कोट में लिखा हुआ है परसेंटेज डी, क्योंकि मेरा एरे होगा इंटीजर वाला इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है परसेंटेज डी एंड कॉमा करके लिखा एंड एक्स और ब्रैकेट के अंदर काउंटर। The syntax for print the values of an array variable x is as follow। तो हमने यहाँ पे जो x नाम का array बनाया था उसकी वैल्यू को अगर हमें प्रिंट करानी है तो उसके लिए सिंटेक्स है यहाँ पे कि प्रिंट है डबल कोट में लिखा परसेंटेज डी एंड कॉमा करके लिखा x और ब्रैकेट के अंदर काउंटर। तो आप यहाँ पे इस तरह से जब भी हम प्रोग्राम को रन करेंगे एग्जीक्यूशन में लेंगे तब आप उसको वैल्यू वहां पे दे भी सकोगे और उसकी वैल्यू अगर आपको प्रिंट करानी हो तो आपको इस सिंटेक्स का यूज कर आप वहां पे उसकी भी वैल्यू को प्रिंट भी करा सकते हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट था एक मल्टी डायमेंशनल एरे, यानी कि दूसरा टाइप हमारा एरे का। तो इन अ सी लैंग्वेज वेरियस टाइप्स ऑफ एरे सच एज टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, एन डायमेंशनल एक्सेट्रा कैन बी क्रिएटेड। तो सी लैंग्वेज के अंदर आप यहाँ पे दो डायमेंशनल एरे, थ्री डायमेंशनल एरे, चार डायमेंशनल एरे, ऐसे जितने भी चाहो उतने डायमेंशनल एरे आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। The simplest form of multi-dimensional array is the two-dimensional array। तो multi-dimensional array का एकदम simplest form है यहाँ पे two-dimensional array। The two-dimensional array have row index as well as a column index। तो यहाँ पे जो two-dimensional array है उसके अंदर वहां पे एक row index होगी एंड दूसरा वहां पे एक column index होगी। The multi-dimensional arrays have more than one rows and columns। तो जब हम multi-dimensional array बनाएंगे तब हम एक से ज्यादा रो एंड एक से ज्यादा कॉलम वहां पे होंगे। The syntax for two-dimensional array is as follow। तो यहाँ पे two-dimensional array की सिंटेक्स देखें तो यहाँ पे है डेटा टाइप, array name, एक पहला स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रो साइज एंड दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलम साइज। तो हियर डेटा टाइप कैन बी एनी वैलिड सी डेटा टाइप। row size and column size must be an integer constant greater than 0। तो हमने देखा था कॉमन है कि जो भी हमने डेटा टाइप लिखा वो सी लैंग्वेज की कोई भी वैलिड डेटा टाइप आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। एरे नेम जो जिस तरह का आपका वहां पे डेटा स्टोर करा रहे हो उसी हिसाब से आप एरे नेम ले सकते हो। एंड जो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रो साइज एंड कॉलम साइज लिखा हुआ है तो वहां पे आप रो का एक नंबर एंड कॉलम का एक इंटीजर नंबर वहां पे दे सकते हो एंड यहाँ पे आप जो भी नंबर दो वो मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। In a C language, the multi-dimensional array are row measure, that is the first bracket is the declaration of an array specifies number of rows। तो यहाँ पे C language के अंदर multi-dimensional array जो बनता है उसके अंदर यहाँ पे रो एक मेन पार्ट है, यानी कि जो आपको यहाँ पे सिंटेक्स के अंदर फर्स्ट ब्रैकेट जो दिख रहा है वो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर कंपलसरी आप जो भी नंबर लिखोगे उसी के मुताबिक वहां पे क्या होगी उतनी रो क्रिएट होती जाएगी। यानी कि फर्स्ट एरे ब्रैकेट compulsory must be it is indicated the row size। Let us understand two dimensional array with an example। तो हम two dimensional array को एक example के थ्रू समझे। तो the following table shows the sales of items sold during Monday to Friday by three salesmen। यानी कि नीचे का टेबल जो आपको दिखा रहा है वो थ्री सेल्समैन का मंडे टू फ्राइडे तक का उन्होंने कितना सेल किया उसका इंडिकेशन है। तो यहाँ पे टेबल को समझे तो आपको वहां पे एक रो के अंदर दिख रहा है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, वो एज एक रो आपको इंडिकेट करेगा। तो आप यहाँ पे सेल्समैन वन की अगर वैल्यू को फाइंड करना चाहो तो आप वहां पे देख सकते हो कि सेल्समैन वन ने पूरे पांचों के पांचों दिन में 100, 150, 200, 250, 200 जैसे यूनिट का उसने सोल्ड किया है। अगर आप ऐसा फाइंड करना चाहोगे तीनों सेल्समैन ने टोटल मंडे के दिन कितना फाइंड आउट किया है तो आप ऐसे कर सकते हो कि सेल्समैन वन मंडे का 100,
सेल्समैन 2 मंडे का 200, सेल्समैन 3 मंडे का 150। तो ऐसे भी आपको अगर कुछ वैल्यू फाइंड आउट करानी हो तो वैसे भी कर सकते हो। पर्टिकुलर सेल्समैन के बारे में पूरे हफ्ते में उसने कितना सोल्ड किया वो भी आपको फाइंड आउट कराना तो कर सकते हो। तो ऐसे ही यहाँ पे रो एंड कॉलम के मुताबिक वहां पे रो बनती जाएगी। अगर हमें 100 को वहां पे एक्सेस करना हो, जो सेल्समैन 1 का वहां पे मंडे के अंदर 100 लिखा हुआ है, तो आप वहां पे ऐसे एक्सेस करा सकते हो कि जैसे कि समझ लो कि सेल 0/0, यानी कि हमारा ये पहला 0 कॉलम एंड 0 रो वैसे करके मेंशन करा सकते हो, फिर 01, फिर 02, 03, 04 वैसे करके आप रो एंड कॉलम के नंबर के मुताबिक उसके इंडेक्स वाले के मुताबिक पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करा सकते हैं। The two-dimensional array for the above information will be integer cells ब्रैकेट के अंदर रो एंड कॉलम। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि integer cells हमने यहाँ पे 3 रो एंड 5 कॉलम्स का हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक मल्टी डायमेंशनल एरे यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कंपाइल टाइम एरे इनिशियलाइजेशन। So the syntax for compile time initializations of two-dimensional array is as follow: data type array name ब्रैकेट के अंदर size is equal to list of values। तो हम यहाँ पे compile time array को कैसे वैल्यू दे सके उसके बारे में सिंटेक्स है कि डेटा टाइप है, एरे का नाम, और जो भी साइज होगी वो साइज, और जो भी वैल्यू देनी होगी वो वैल्यू हम वहां पे दे सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझे तो कि इंटीजर ए, फिर वहां पे लिखा है 2/2, यानी कि 2 रो एंड 2 कॉलम का हम एरे बना रहे हैं, तो वहां पे इसी वैल्यू आएगी 0,0,1,1। या फिर हम उसको इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं कि इंटीजर ए 2/2 इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक और कर्ली ब्रैकेट, वहां पे हमने रो की वैल्यू बता दी कि 0,0 एंड उसके बाद में नीचे की लाइन में आएगा 1,1, यानी कि हमारा पहला जो एलिमेंट होगा वहां पे वो 0,0 वैल्यू असाइन कर देगा, फिर नेक्स्ट टेबल की लाइन में आएगा तो वहां पे उस लाइन के अंदर वहां पे 1,1 वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो इस हिसाब से भी आप वैल्यू को मेजर्स करा सकते हो। The above two-dimensional array of 2/2 will be initialized as follow। तो A 0/0 is equal to 0, यानी कि जो हमने वहां पे 0,0 करके जो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ था तो उसको हमें एक्सेस कराना हो तो हम यहाँ पे इस तरह से करा सकते हैं A 0/0, यानी कि पहली रो का इंडेक्स वैल्यू 0 एंड जो कॉलम है उसका भी इंडेक्स वैल्यू 0 करेंगे तो हमें वहां पे वैल्यू मिलेगी 0। फिर हम वहां पे 0 करके 1 करेंगे, तब हम वहां पे वैल्यू गेट करेंगे, वहां पे अपनी वैल्यू गेट कर रहे हैं अगेन 0, क्योंकि वहां पे भी हमने एक ही लाइन में वहां पे वैल्यू हमने रखी हुई थी 0,0, इसलिए हमें पहले वैल्यू 2 बार मिलेगी 0, और यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू जो 0 लिखी हुई है वो हमारी रो का नंबर डिनोट करेगा, एंड जो 1 आ रहा है एज ए कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो हमारा कॉलम का इंडेक्स नंबर डिफाइन करेगा, तो हमें वहां पे वैल्यू मिलेंगी हमें वहां पे 0। फिर लिखा हुआ है a, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में 1, और वहां पे लिखा हुआ है फिर स्क्वायर ब्रैकेट में 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो पहला 1 आपको स्क्वायर ब्रैकेट में दिख रहा है वो हमारी रो का इंडेक्स नंबर आएगा, एंड जो स्क्वायर ब्रैकेट में 0 दिख रहा है वो हमारा कॉलम का पहला कॉलम का नंबर आएगा, यानी कि उसके इंडेक्स नंबर दिख रहा है। और लास्ट में दिख रहा है कि a 1 into 1 इज इक्वल टू 1। फिर लास्ट लाइन जो बता रही है कि a 1/1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे अपना रो का इंडेक्स नंबर 1 एंड कॉलम का इंडेक्स नंबर 1, तो वहां पे हमें 1 गेट होगा। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ रो 1 इज इक्वल टू 0,0 एंड द वैल्यू ऑफ रो 2 इज इक्वल टू 1,1। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पहली रो के अंदर में वैल्यू मिलेगी 0,0 एंड दूसरे रो के अंदर वैल्यू मिलेगी हमें 1,1। कुछ नोट्स है जो याद रखना है कि इफ द लिस्ट ऑफ वैल्यूज आर लेस देन द साइज ऑफ एन एरे then only specified number of element will be initialized and remaining element will be initialized to 0। अगर हम जो भी हमने जितने साइज का एरे बना रहे हैं उससे कम एलिमेंट्स अगर हमने वहां पे लिखे हुए हैं तो जो बाकी एलिमेंट्स बचे हैं वहां पे बाय डिफॉल्ट 0 वहां पे सेट हो जाएगा, जब भी हमने वहां पे डेटा टाइप के अंदर इंटीजर डेटा टाइप ली होगी तब। यानी कि हमने 6 का एरे बना रहे हैं मगर वहां पे 3 की ही वैल्यू वहां पे रखी हुई है, यानी कि 3 ही एलिमेंट हमने लिया हुआ है, तो बाकी की जो 3 की जगह बची हमारी साइज एज पर 3 जो साइज बचेगी वहां पे बाय डिफॉल्ट वहां पे 0 वैल्यू हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट 0 आएगा बाकी के एलिमेंट के अंदर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रन टाइम एरे इनिशियलाइजेशन। तो हम रन टाइम एरे को कैसे वैल्यू दे सके, तो द सिंटैक्स ऑफ रन टाइम इनिशियलाइजेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे सेल्स स्क्वायर ब्रैकेट में रो
स्क्वायर ब्रैकेट ओवर, फिर दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड कॉलम स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज स्कैनफ परसेंटेज डी कॉमा करके एन परसेंटेज सेल्स, और वहां पे रो एंड कॉलम का जो भी हमें वैल्यूज देना हो उसी हिसाब से हम वहां पे वैल्यू दे सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है कि जब भी आप यहाँ पे 2 डायमेंशनल या फिर मल्टी डायमेंशनल एरे आप बना रहे हो, तब वहां पे जो सबसे पहला स्क्वायर ब्रैकेट आएगा वो कंपलसरी रो को इंडिकेट करेगा एंड दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट कंपलसरी कॉलम को इंडिकेट करेगा। And the last point of this chapter is के points to consider for array bound check। तो यहाँ पे एरे की बाहर की अगर वैल्यू हम चेक करना चाहे तो वहां पे कौन कौन से पॉइंट को याद रखना है। तो सबसे पहला है कि एरे बाउंड चेक मींस चेकिंग द बाउंड्रीज ऑफ एरे डिक्लेयर इन अ सी प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम के अंदर जो भी हम एरे बना रहे हैं उस एरे की बाउंड्री को चेक करना है, यानी कि हम 60 का एरे बना रहे हैं तो उसकी बाउंड्री बनेगी 60 तक ही, पर हम उसके आगे की अगर इंडेक्स वैल्यू के थ्रू वैल्यू गेट करना चाहे तो क्या पॉसिबिलिटीज आएगी, क्या एरर आएगी, उसके बारे में है कि C provides the power to the programmer to write any index value such as a0 is equal to 10, a1 is equal to 20, etc. within the array element of an array। यानी कि आपने जितनी साइज का यहाँ पे एरे बनाया होगा उतनी साइज की आप यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू से वैल्यू को गेट कर सकते हो। तो इतनी फैसिलिटी तो सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामर को तो मिलती ही है, यानी कि जितना एरे की साइज है उतने इंडेक्स नंबर थ्रू आप वहां पे वैल्यू एक्सेस करा सकोगे। फिर सेकंड पॉइंट है कि दिस इंडेक्स वैल्यू नीड टू बी मेंशन इन असेंडिंग ऑर्डर, देयर इज नो बाउंड्री चेक इन अ सी लैंग्वेज। तो यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू दे रहे हो वो इंडेक्स वैल्यू कंपलसरी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर होना चाहिए, और यहाँ पे तब कोई भी बाउंड्री चेक सी लैंग्वेज के अंदर नहीं होगी। दिस मीन्स इफ एनी इनवैलिड और इलीगल इंडेक्स लोकेशन C such as a-1, a-10 or value greater than the total elements of array is given, the programmer will give us the garbage data or it will be crash। तो अगर हमने इस टाइम के अंदर हम असेंडिंग वैल्यूज तो दे ही रहे हैं, मगर हमने कभी भी इंडेक्स वैल्यू के अंदर वहां पे कुछ नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू डाल दी, या फिर हमने जितनी साइज का एरे बनाया है उससे ज्यादा की साइज की इंडेक्स वैल्यू डालकर वैल्यू को गेट करना चाहे, तब हमें वहां पे गार्बेज वैल्यू मिल सकती है या फिर हमारा प्रोग्राम वहां पे क्रैश हो सकता है। तो ये पॉइंट्स हमें याद रखना है कि हमें यहाँ पे जितनी भी इंडेक्स वैल्यू बनाई है उसके थ्रू ही हम एरे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। आउटसाइड दी बाउंड्रीज अगर हमने 60 का एरे बनाया है तो हम यहाँ पे A65 कर वहां पे इंडेक्स नंबर के साथ हम वैल्यू को गेट नहीं कर सकते, क्योंकि 65 इज आउट ऑफ द बाउंड्री, 60 से ज्यादा है इसके लिए। ओके, तो आई होप कि आपको चैप्टर नंबर 15 के अंदर जो कुछ भी थियरी पोर्शन में समझाया गया वो आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम जल्दी वापस मिलेंगे, तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल।